हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे जो क्लास 6 से लेकर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रत्याहार। ये 3 भाग में होगा बच्चों। पहला भाग में होगा वर्ण और उसके प्रकार, दूसरा भाग में होगा वर्ण के उच्चारण स्थान और तीसरा भाग में होगा प्रत्याहार। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला भाग जो वर्ण और उसके प्रकार हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। संस्कृत वाङ्मय में यानी संस्कृत साहित्य में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊंचा है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा, महत्वपूर्ण है। बिना व्याकरण के न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदांत इत्यादि किसी भी शास्त्र का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। कह रहा है कि बिना व्याकरण के यानी बिना व्याकरण के ज्ञान के आपको न तो न्याय के बारे में पता चलेगा, न साहित्य के बारे में पता चलेगा, न मीमांसा। मीमांसा कहते हैं किसी भी चीज़ के जड़ तक जाना या किसी भी भाषा का सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, चिंतन करना या विचार विमर्श करना, मीमांसा का मतलब। तो उसके बिना व्याकरण के आपको मीमांसा का पता नहीं चलेगा। बिना व्याकरण के वेदांत को हम समझ नहीं सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी शास्त्र का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक हमें व्याकरण नहीं आता। व्याकरण का अर्थ होता है शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना। व्याकरण का क्या अर्थ है? शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना, यानी शुद्ध जिसे पढ़ना और लिखना है, समझना है, वो ही व्याकरण कहलाता है। इसका परिभाषा है संस्कृत में व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। इसका अर्थ हुआ कि जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान और उनकी उत्पत्ति का पता चले उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा संबंधी नियम रहने के कारण भाषा मर्यादित एवं परिष्कृत रहती है। क्या कह रहा है कि व्याकरण में भाषा संबंधी नियम होते हैं, इसी के कारण भाषा क्या होती है? मर्यादित होती है। उसमें मर्यादा बना रहता है और वह परिष्कृत रहती है, यानी कि पुरस्कार उसमें छिपा हुआ रहता है। अतएव व्याकरण का महत्व अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण मतलब होता है अखंड, यानी कि व्याकरण का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा व्याकरण को जानना आवश्यक रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं अक्षुण्ण। जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो या जो कभी खत्म ना हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षुण्ण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। वो कौन कौन है? वो है पहला वर्ण, दूसरा पद और तीसरा वाक्य। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके खंड ना हो सके वो वर्ण कहलाता है। और वर्णों के मेल से, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से पद बनते हैं और पदों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या कर रहा है यहाँ? वर्णों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं, है ना। तो अब जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? जिस सार्थक ध्वनि का खंड ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, वर्ण भी वही है और जो अक्षर है, यानी वर्ण या अक्षर कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस सार्थक ध्वनि का खंड ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर है और व्यंजन, है ना। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से होता है। उसके उच्चारण के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो खुद ही उच्चारित हो जाता है। उसको उच्चारण करते हैं तो कोई प्रकार की रुकावट नहीं होती। स्वर वर्ण के उच्चारण करने में कोई प्रकार की रुकावट नहीं होती।
स्वर वर्ण 13 हैं, 13 मतलब 13, 13 स्वर वर्ण 13 हैं। कौन कौन है ये? आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री बड़ी री, री ए ओ और औ। स्वर वर्ण 13 है। ठीक है। स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन है वो? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा कहते हैं दीर्घ स्वर और तीसरा कहते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 हैं। ह्रस्व स्वर जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। यह 5 हैं। कौन कौन है? आ, छोटी, छोटी ऊ, री और लरी। ह्रस्व स्वर को मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल ध्वनि और मूल स्वर दोनों एक ही चीज़ है। या मूल ध्वनि कहें या मूल स्वर कहें या ह्रस्व स्वर कहें, तीनों एक ही चीज़ है ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जब हम बोलते हैं दीर्घ स्वर को तो ह्रस्व स्वर जितना बोलते हैं उससे दुगना समय दीर्घ स्वर बोलने में लगता है। यानी जब हम आ बोलते हैं तो आ बोलते हैं तो आ बोलने में क्या होता है कि दुगना समय लग जाता है। यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण से कुछ अधिक जोर और लगाना पड़ता है। दीर्घ स्वर 8 हैं। कौन कौन है? आ, बड़ी, बड़ी ऊ, री, बड़ी री है ये, ए ओ और औ। ये 8 जो हैं दीर्घ स्वर हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है। यानी जब हम प्लुत स्वर को बोलते हैं तो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है और ये किसी को संबोधित करने के लिए होता है। प्लुत स्वर का उच्चारण हम करते हैं किसी को संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए, बोलने के लिए। जैसे हे कृष्ण, हे राम। ओम का उच्चारण जब करते हैं तो ये प्लुत स्वर में ही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो ओम करते हैं तो ओम ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे जाता है अवग्रह अवग्रह, ऐसे धीरे धीरे जाता है थोड़ा दूर तक। तो प्लुत स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता हो, जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ये संख्या में 33 है, 33। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33 हैं। व्यंजन वर्ण 33 है। कौन कौन है? पहला है का वर्ग, का ख ग घ अंगा। यानी इसे हम का ख ग घ अंगा को कहते हैं का वर्ग। च छ ज झ ञ इसे कहते हैं च वर्ग। च छ ज झ ञ को क्या कहते हैं? च वर्ग। ट ठ ड ढ न इसे कहते हैं ट वर्ग। त थ द ध न इसे कहते हैं त वर्ग। प फ ब भ म ये हो गया प वर्ग, है ना। प वर्ग हो गया प फ ब भ म। य र ल व ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी अंतस्थ व्यंजन 4 है। य र ल व। स और ह इसे कहते हैं तालब सा, इसे कहते हैं मूर्धन सा, इसे कहते हैं दंती सा और ये हो गया ह। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। यानी कि इसे हम ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं। कौन कौन है? तो तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह। अब आते हैं अनुस्वार और विसर्ग पर। वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब शिरो रेखा पर बिंदु एक रहता है। जैसे शिरो रेखा क्या है? जैसे ऐसे हो गया, का लिखते हैं, का पर ये बिंदु, तो ये हो गया शिरो रेखा, इसे कहते हैं शिरो रेखा। ये हो गया अनुस्वार, इसे कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे का है और का के बाद ऐसे लिखते हैं 2, तो इसे कहते हैं कह। यानी ये हो गया, ये विसर्ग हो गया। इसका उच्चारण हम हा के अनुसार करते हैं।
इसका उच्चारण कैसे करते हैं? हा के अनुसार जब बोलते हैं तो हा आता है, जैसे कह, खह, गह, इस तरह से। तो विसर्ग की गणना नहीं होने पर भी ये वर्णों की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से तथा विसर्ग का उच्चारण आधा हा के समान होता है। क्या करा है कि विसर्ग का उच्चारण आधा हा के समान होता है। अब आते हैं यहाँ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है उसे कहते हैं जिह्वा, यानी जीभ किसी न किसी भाग को, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का से लेकर माँ तक, यानी का से लेकर माँ तक, यानी ये कितना टोटल कितना हो गया? 25। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक है, वो संख्या में 25 है ना। इसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी बताए, या र ला वा यानी 4, ये अंतस्थ व्यंजन है, इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उष्म व्यंजन भी 4 हैं, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये 4 जो हैं उष्म वर्ण कहलाते हैं। सा और हा को उष्म वर्ण कहते हैं। अब आते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा घोष वर्ण होते हैं। तो वर्गों के तृतीय क्या हुआ? वर्गों का तृतीय मतलब का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, पा वर्ग का, ये सारे का तृतीय वर्ण। तो का वर्ग में क्या आता है? गा, का, खा, गा। तीसरा पर नंबर पर आया गा, चौथा पर आएगा घा और पांचवा पर आएगा अंगा, यानी कि गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, ना, दा, धा, ना, बा, भा, मा, इतना जो है हो गया घोष वर्ण आते हैं। और या, रा, ला, वा और हा, इतना घोष वर्ण हुआ, यानी कितना हुआ? 5 या 15 हो गया उधर, और या, रा, ला, वा और हा 4 इधर, 15 4 19 जो होते हैं घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कितने हैं? तो 19 हैं। कौन कौन है? तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और या, रा, ला, वा और हा, इतने हो गए घोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन है? तो वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सा अघोष वर्ण होते हैं। कौन कौन हुए? वर्गों के प्रथम यानी का वर्ग में का आएगा और खा आएगा, प्रथम और द्वितीय यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। और उष्म व्यंजन में तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इतने हो गए अघोष वर्ण, यानी 5 दूनी 10, 3 13। अघोष वर्ण हो गए 13। अघोष वर्ण कितने हैं? तो 13 है। कौन कौन है? तो वर्ग, हर एक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये अघोष वर्ण हो गए। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, हर एक वर्ग के, यानी कि का वर्ग के प्रथम हो गया का, तृतीय हो गया गा और पंचम हो गया अंगा। फिर खा वर्ग, चा वर्ग का हो गया चा, जा और इया। टा वर्ग का हो गया टा, डा और तवर्गी ना। ता वर्ग का हो गया ता, दा और ना। पा वर्ग का हो गया पा, बा और मा। और ये हो गया अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा। ये सब क्या कहलाए? अल्प प्राण, यानी 3 तो 5 या 15 हो गया, 4 हो गया, यानी 19 हो गए अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन है? हर वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण, ये सब अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कौन कौन है? तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा सा वर्ण महाप्राण होते हैं। वर्गों के द्वितीय यानी का वर्ग के द्वितीय कौन हुआ? खा, और चतुर्थ हो गया घा, यानी खा और घा हो गया। चा वर्ग में हो गया छा और झा, टा वर्ग में हो गया ठा और डा, ता वर्ग में हो गया
था और धा, पा वर्ग में हो गया फा और भा, और सा तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये सब क्या हो गए? महाप्राण हो गए। इसे कहते हैं महाप्राण। तो इस भाग में बस इतना ही। फिर दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें देखेंगे, इसको ख़त्म करते हैं।